Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर्स मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज मैं एक आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर स्टोरी है और वो स्टोरी ही मैथमेटिक्स और साइंस के फाउंडर मींस थेल्स, जो कि फर्स्ट फिलोसफर थे, उनसे स्टार्ट हुई है। तो आप बोल सकते हैं कि थेल्स ही वो स्टार्टिंग की वजह हैं। फ्रेंड्स, थेल्स के बारे में मैं आगे वीडियो में उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं फेमस, उनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में किसी में शेयर करूंगा। पर आज मैं जो शेयर करने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई एक इसकी डिस्कवरी, या आप बोलें इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास, मीन्स विद्युत की खोज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज, उससे रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये बात है 624 ईसा पूर्व की। 624 ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 2644 साल पुरानी। थेल्स अपने पत्नी के गहने जौहरी के पास पॉलिश कराने के लिए जा रहे थे। जौहरी ने, जो कि एम्बर पत्थर के बने हुए थे, जौहरी ने ज्वेलरी पॉलिश की और पॉलिश करके जैसे ज़मीन में रखी तो थेल्स को एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ उनको दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वो ज्वेलरी घास और तिनकों को अपनी ओर खींच रही है। थेल्स सरप्राइज हुए। जब वो घर उसको लेकर आ रहे थे, रास्ते में ही बस सोचते सोचते चले आ रहे थे, ऐसा क्या है इस एम्बर की ज्वेलरी में कि ये बेजान होकर एक बेजान चीज़ को अपनी ओर खींच रही है। वो काफ़ी शॉक्ड थे और उन्होंने सोचा कि मैं जाते ही साथ मैं इस पत्थर से, इस ज्वेलरी से प्रैक्टिकल करने स्टार्ट कर दूंगा। वो घर आए, उन्होंने उसको कपड़े से रगड़ कर देखा। एम्बर पत्थर अभी भी तिनकों को और घास को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उन्होंने सिंपल नॉर्मली ऐसी हाथ से ही रगड़ कर देखा, तब भी वो ऐसा ही कर रहा था। उनको यह बात समझ नहीं आ रही थी और यह स्टोरी उन्होंने जाकर अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में फैला दी। उनके फ्रेंड सर्कल के एक फ्रेंड ने जैसे इस स्टोरी को सुना कि उनके हाथ एक कोई जादुई पत्थर है और वो किसी घास और तिनके को घिसने के बाद आकर्षित करने लगता है, उनमें से एक फ्रेंड के पास भी एक वैसा ही पत्थर था जो उसको एक चीन के आदमी से मिला था। पर उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ा उस पत्थर के बारे में, तो उसने उसको ऐसा ही रख लिया था। वो पत्थर लाकर वो थेल्स को दिया और बोला, देखिए मेरे पास भी एक ऐसा पत्थर है जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। थेल्स ने उसको देखा और उन्हें और ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि ये लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसके लिए उसे घिसना भी नहीं पड़ रहा है। इसके बाद थेल्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद ये दोनों जादुई पत्थर में आत्माएं बसती हैं, क्योंकि वो ऐसा दौर था जिस दौर में एक छोटे से भूकंप, छोटे से हलचल की वजह आत्माएं, भूत प्रेत, इसमें अंधविश्वासों में थोड़ा विश्वास किया जाता था। तो लास्ट में इन्होंने बस यही कंक्लूजन निकाल दिया और यह बात धीरे धीरे इन जादुई पत्थरों के बारे में पूरे ग्रीस में फैल गई। ये इन्फॉर्मेशन, ये चर्चाएं निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती रही। आगे चलकर फ्रेंड्स, अरस्तु के एक साइंटिस्ट, अरस्तु 300 साल बाद लगभग, अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने इन चर्चाओं के बारे में सुना समाज से और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सारी चर्चाओं पर एक पुस्तक लिख दूं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसका नाम रखा पत्थरों के बारे में। उस पुस्तक में एम्बर और लोडस्टोन, जो उस फ्रेंड ने लाकर दिया था, जो लोहे को खींचता था अपनी तरफ, उसको लोडस्टोन बोलते थे। एम्बर, लोडस्टोन और थेल्स, इन लोगों के, इनके बारे में उन्होंने उस पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया।
इस बात से ये तो सिद्ध होता है कि ग्रीस के लोगों के पहले ही जो लोड स्टोन है वो चाइना के लोगों को पता चला था। फ्रेंड, पर थियोफ्रेस्टस ने कोई डिस्कवरी नहीं की, केवल बुक लिखी। फिर उस बुक को लोग आगे पढ़ते गए और उसी इंफॉर्मेशन को आगे फैलाते रहे। कब तक? लगभग 2000 सालों तक। 2000 सालों बाद जब 16वीं सदी में इंग्लैंड में एक डॉक्टर गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट हुए, उन साइंटिस्ट को भी अपने एक फ्रेंड के माध्यम से ही ये थियोफ्रेस्टस की लिखी हुई किताब पत्थरों के बारे में उनको मिली। उन्होंने जब इस किताब को पढ़ा, इन जादुई पत्थरों के बारे में पढ़ा और उनका इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जगा कि उन्होंने भी उन्हीं पत्थरों के साथ पूरे प्रयोग करने शुरू कर दिए। जैसे ही वो पत्थरों पर प्रयोग शुरू किए तो उन्होंने और ऐसे चीज़ें खोज डाली जिनमें ऐसे गुण थे। उन्होंने बताया कि केवल एम्बर पत्थर ही घिसने से किसी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है। एम्बर पत्थर हो, क्रिस्टल हो, रत्न हो, मोम हो, गोंद हो, कांच हो, गंधक हो, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें भी सेम वैसे ही आकर्षण किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। उनमें ये आकर्षण का गुण पैदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा और केवल घास और तिनकों को ही आकर्षित नहीं करते, जबकि इनकी जगह कोई धातु हो, लकड़ी हो, मिट्टी हो, पानी हो, तेल हो, इन सब चीज़ों को भी आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने सभाओं में भाषण देना शुरू किया, अपनी खोज से रिलेटेड भाषण देने शुरू किए और उन्होंने बताया कि ग्रीस के लोगों की मान्यताएं गलत थीं। वो जादुई पत्थर में आत्माओं को मानते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पदार्थ का प्राकृतिक गुण होता है और इस गुण को पैदा किया जा सकता है। फ्रेंड, वही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो 2000 सालों बाद यह बोले कि ये उन पदार्थों का नेचुरल प्रॉपर्टी है, उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उनकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद फ्रेंड, इन्होंने एम्बर को ही ग्रीस के लोग इलेक्ट्रॉन बोलते थे। इसके आधार पर उन्होंने जिन चीज़ों में घिसने से आकर्षण का गुण आ जाता है उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक पदार्थ नाम दिया और जिनमें ये गुण नहीं था उनको नॉन इलेक्ट्रिक पदार्थ नाम दिया। उसके बाद उन्होंने फ्रेंड कौन इलेक्ट्रिक पदार्थ है, कौन नॉन इलेक्ट्रिक पदार्थ है, इसको पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया। उस इंस्ट्रूमेंट का, उस यंत्र का नाम इन्होंने वर्सोरियम रखा। वर्सोरियम मेटल की एक निडल से बना हुआ था। इस निडल को एक ऐसे लकड़ी के स्टैंड में रखा जाता था और इसकी खास बात ये थी कि जैसे किसी उस वस्तु को रगड़कर आप इसके पास ले जाओगे, अगर ये वर्सोरियम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो वो इलेक्ट्रिक पदार्थ है और यदि वो नहीं हुआ तो वो नॉन इलेक्ट्रिक पदार्थ है। उन्होंने इसके बारे में ये बताया। इसके बाद फ्रेंड, गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रिक पदार्थ केवल किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं और मैग्नेटिक पदार्थ किसी चीज़ को आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों कर सकते हैं। और इन सारी खोजों के बारे में जो इन्होंने की, इन सब को फ्रेंड उन्होंने एक पुस्तक में अरेंज किया और उस बुक का नाम रखा द मैग्नाइट। फ्रेंड, आज की स्टोरी में बस इतना ही, पर मुझे यकीन है कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए लोग और इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th 12th और इसके बाद भी हमेशा हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो सबको इस स्टोरी में मज़ा आएगा और ये इंटरेस्टिंग भी लगी होगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, इतनी डेवलप हो गई है, ये कहाँ से शुरू हुई कि एक साइंटिस्ट एक ज्वेलरी लेके जाएगा और वहाँ से शुरू होगी। फ्रेंड, आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और आगे के 4 साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा और जो ये बुक है जो इन्होंने लिखी गिलबर्ट ने, द मैग्नाइट, आगे चलकर ये किस वैज्ञानिक को मिली,
और किन्होंने इनकी बात को भी गलत ठहराया और बताया कि इलेक्ट्रिक पदार्थ केवल आकर्षित नहीं करते, ये प्रतिकर्षण भी इनके अंदर होता है। तो इसके लिए आप वेट करिए और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, ये जो गिलबर्ट थे ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हमारी प्लेनेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इन्होंने ही बताया था कि हमारी जो अर्थ है ये भी एक मैग्नेट की तरह उसका बिहेवियर है, मैग्नेट की तरह उसका व्यवहार करती है। और फ्रेंड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया थेल्स के बारे में, उनके बारे में आप बस इतना मान के चलिए कि वो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, क्योंकि वो फर्स्ट फिलोसफर थे, फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, फर्स्ट ग्रीस मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, उनका हर फील्ड में योगदान है। उन्हीं ने ही गणित की, विज्ञान की भी नींव रखी। उन्होंने ही नेचुरल फिलॉसफी के स्कूल के, माइलेशियन के नेचुरल फिलॉसफी स्कूल के वो फाउंडर थे। उन्होंने बहुत सी तमाम चीज़ों में ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिए फ्रेंड, जो लगभग 2000 साल तक हम लोग मानते भी रहे और उनके कुछ आइडियाज़ आज भी माने जा रहे हैं। वो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे फ्रेंड कि उन्होंने फर्स्ट जो 585 ईसा को जो फर्स्ट सोलर इलिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था, उसको अपनी केवल मैथ के कैलकुलेशन से उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था, उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। फ्रेंड, वो ग्रीस के 7 ऋषियों में से एक थे, 7 बुद्धिमान व्यक्तियों में से भी एक थे। और जो 10th में, 12th में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री में, ज्यामिति में कुछ जो थ्योरम्स पढ़ते हैं वो उन्होंने तभी दे दी थी। उसके पहले मैथ को कॉपी पेन पे लेकर नहीं पढ़ा जाता था, इन्हीं के बाद ही उसको हम लोग बुक में पढ़ने स्टार्ट किए हैं। तो आज स्टोरी यहीं ख़त्म करता हूँ और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।